हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 29 फरवरी को जो आपका जीव विज्ञान का पेपर होने वाला है पूरा आपको बताएंगे। एकदम ऐसा ही पेपर बोर्ड पेपर में आपके आएगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। एकदम सेम टू सेम ऐसा ही आएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका 12th में जीव विज्ञान का पेपर एकदम बढ़िया जाएगा। आप लोग 80 से 90 नंबर आसानी से कर लेंगे। तो पेपर में देखिए, सबसे ऊपर आता है आपका अनुक्रमांक। यहाँ आपको अपना अनुक्रमांक भरना होता है, नीचे आपको नाम भरना होता है। ये पूरा पूर्णांक 70 नंबर का पूरा आपका प्रश्न आता है, जिसमें से आपको पूरा करना होता है। यहाँ पे देखिए, पूरा समय आपको 3 घंटा 15 मिनट पूरा समय मिलता है, जिसमें से आपको यहाँ पे 15 मिनट प्रश्न पढ़ने के लिए समय दिया जाता है। उसके बाद देखिए, पहला खंड यहाँ से शुरू होता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न का, जो कि ये पहला खंड आपका बहुविकल्पीय प्रश्न का है। इसमें पूरा आपको बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, आपको इसको करना होगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में देखिए, पहले का क क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। यहाँ पे देखिए, आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको उसमें से एक सही करना हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आम। आम आभासी फल नहीं है। ख नंबर प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभ हेतु प्रारंभ प्रकूट है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा, AUG। अगर आप इन सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF अपलोड कर दिया गया है। ग नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण जैव विघटित प्रदूषण है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वाहित मल। घ नंबर प्रश्न है, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेला स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। जो पुनर्वास घड़ियाल कुकरेला है वो लखनऊ में स्थित है। अब देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न आपका यहाँ से खत्म होता है। अब यहाँ से आता है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। ये दूसरे का क नंबर प्रश्न है, टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है। तो चलिए उत्तर बताते हैं। टेपिटम परागकोश में स्थित होता है। यह परागकण का पोषण करती है तथा उसका विकास करती है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। ख नंबर प्रश्न है, मेंडेल ने मटर के पौधों में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। उत्तर होगा, मेंडेल ने मटर के पौधों में 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। ग नंबर प्रश्न है, किस पैथोजन के कारण हाथी पांव एलिफैक्टिनिसिस रोग हो जाता है। यह पैथोजन किस संघ से संबंधित होता है। उत्तर होगा, हाथी पांव फाइलीजा जिसको बोलते हैं, संघ निर्मेटोडा का परजीवी वाउचेरिया बैक्राफॉप्टी के संक्रमण से होता है। घ नंबर प्रश्न है, RDNA में R क्या है। उत्तर होगा, DNA में पुनः संयोजक रिकॉम्बिनेशन है। अंग नंबर प्रश्न है, निकेत को परिभाषित कीजिए। उत्तर होगा, निकेत वह स्थान विशेष या प्रकृति परिवेश है जहाँ जीव अपने जीवन संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण में रहता है। ये आपका हो गया खत्म। उसके बाद आपका आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न है, IVF तथा GIFT का पूरा रूप लिखिए। उत्तर होगा, IVF का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। GIFT का पूरा नाम गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर होता है। ख नंबर प्रश्न है, असंग जनन पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर है, असंग जनन आपको हेडिंग डालना पड़ेगा, जिसको कि एपोसोमिक्स बोलते हैं। उत्तर लिखना पड़ेगा, अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि जिसमें नए पौधों का निर्माण युग्मकों के संलयन से ही होता है, असंग जनन कहलाती है। उसके बाद ग नंबर प्रश्न है, टर्नर एवं क्लाइफैक्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। उत्तर होगा, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 45 हो जाती है। क्लाइनफैक्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। उसके बाद घ नंबर प्रश्न है, एल्कोहल दुरुपयोग के क्या कुप्रभाव हैं। एल्कोहल के कुप्रभाव निम्न है, यहाँ पे निम्न में देखिएगा। पहला होगा, एल्कोहल का सेवन करने से चेतना शून्य होती है। दूसरा है, व्यक्ति का शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता। तीसरा है, एल्कोहल के सेवन से शरीर का यकृत खराब हो जाता है। अंग नंबर प्रश्न है, जैव विविधता हॉट स्पॉट से क्या आशय है। उत्तर होगा, एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र जहां पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। चौथा प्रश्न है, चौथे का क्या हो जाएगा, परागण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर होगा, परागकण
का पुष्पीपादन के वर्तिकाग्र तक जाने की घटना को परागकण कहते हैं। ये परागकण का आपका परिभाषा हो गया। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एंड अगर दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं। परागकण की क्रिया मुख्यतः दो प्रकार से होती है। पहला है स्वपरागकण, सेल्फ पोलिनेशन। जब परागकण एक ही पादप में एक पुष्प से दूसरे या एक ही पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस घटना को स्वपरागकण कहा जाता है। ये दो प्रकार से होता है, तो यहाँ पे इनका दो प्रकार आपको बताते हैं। पहला हो जाएगा स्वयं युग्म, दूसरा हो जाएगा सजात पुष्पी परागकण। अब दूसरा उसका हेडिंग हो जाएगा पर परागकण। जब किसी एक पादप के परागकण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो इसे पर परागकण कहा जाता है। पर परागकण भिन्न कारकों पर निर्भर होता है। पर परागकण माध्यम से आधार निम्न प्रकार से होते हैं। पहला हो जाएगा वायु परागकण, जल परागकण, कीट परागकण, जंतु परागण, पक्षी परागण, जंतुकी परागण यानी कि चमगादड़ द्वारा परागकण। ये इसका हो गया खत्म। अब चौथे का ख नंबर प्रश्न क्या है? प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे आपको टिप्पणी लिखना है, चलिए आपको बताते हैं। आपको हेडिंग डालना पड़ेगा प्लेसेंटा, उसके बाद लिखना पड़ेगा अपरा एक संयुक्त संरचना है जो स्तनियों के गर्भ में भ्रूण को गर्भाशय से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से जोड़ने में सहायक होती है। अपरा भ्रूण के विकास में निम्नलिखित कार्य करता है। पहला भ्रूण का पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा उत्सर्जन, चौथा हार्मोन्स का स्त्रावण। ये हो गया चारों इनका। अब देखिए चौथे का ग नंबर प्रश्न क्या कहता है? अपूर्ण प्रभाविता व सह प्रभाविता में विभेद स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में विभेद। आपको हेडिंग डालना पड़ेगा अपूर्ण प्रभाविता। संतति दो जनकों से मिलकर जुलती है नहीं। आपको हेडिंग डालना पड़ेगा अपूर्ण प्रभाविता। संतति दो जनकों से मिलती जुलती नहीं होती है तथा एक नई तीसरी लक्षण उत्पन्न होता है जो दोनों जनकों से मिलता जुलता तथा इनके बीच का सा होता है। इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। सह अप्रभाविता लिखेंगे जब किसी कार्य या जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव कर डालते हैं तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं। घ नंबर प्रश्न है जैव विविधता का महत्व समझाइए। आपको यहाँ पे जैव विविधता का महत्व समझाना है। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। उत्तर होगा जैव विविधता जीवों का मिश्रित है। किसी स्थान पर जैव विविधता में अनेक प्रकार प्रजातियां के पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव आदि पाए जाते हैं। जितने जीव उतनी विभिन्नताएं एवं उतने ही उनके आनुवंशिक लक्षण होते हैं। जैव विविधता पारिस्थितिक का खाद्य जाल निर्माण करती है। स्तनधारी पक्षी, मत्स्य, मेढक, जीवाणु, विषाणु आदि जैव विविधता में समाहित होते हैं। अब जैव विविधता का महत्व देख लीजिएगा। पहला हो जाएगा भोजन में स्रोत, आय का स्रोत, पर्यावरण संतुलन। चौथा है विभिन्न प्रकार के तेल एवं औषधियों की आपूर्ति। पांचवा है ऑक्सीजन की पूर्ति। छठवा है घरेलू उपयोग के लिए वस्तु की प्राप्ति। सातवां है उद्योग के हेतु कच्चा माल। ये आपका अति लघु उत्तरी खत्म हो गया। अब आपका आता है लघु उत्तरी प्रश्न। यहाँ से ये आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न खत्म हो गया। अब आपका शुरू होता है लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न है। 5वें का है जैव विविधता संरक्षण की विभिन्न विधाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क ख ग घ यहाँ पे 4 प्रश्न दिया है, चारों आप लोग देखिएगा। क नंबर प्रश्न ये हो गया। हम यहाँ पे लघु उत्तरी प्रश्न नहीं कराएंगे। लघु उत्तरी प्रश्न अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो पूरा लघु उत्तरी प्रश्न में आपको हम बता देंगे। ख नंबर प्रश्न क्या है? जैव प्रौद्योगिकी का वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा तथा मानव इंसुलेशन परिविधि निर्माण में योगदान की चर्चा कीजिए। ये आप लोग अपने बुक से पढ़ सकते हैं। ग नंबर प्रश्न है मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियों के नाम लिखिए। इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले मलेरिया के प्रकार का उल्लेख कीजिए। घ नंबर प्रश्न है मानव में ABO रुधिर वर्ग की वंशागति का वर्णन कीजिए। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अगर इस वीडियो पे 50 कमेंट आ गए हैं तो हम पूरा विस्तृत उत्तरी प्रश्न और लघु उत्तरी प्रश्न दोनों आपको बता देंगे। छठा का क नंबर प्रश्न है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। भ्रूण कोश या विम्पुषण, इन दोनों में से आप लोगों को एक तैयार कर लीजिएगा जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। छठे का घ नंबर प्रश्न है ख नंबर मानव में भ्रूणीय प्रवर्धन से क्या अभिप्राय है। ग नंबर प्रश्न है सिकल सेल एनीमिया
दात्र कोशिका अतरकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ग नंबर प्रश्न है बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये देखिए लघु उत्तरी खत्म हो गया। अब यहाँ से आपका शुरू होता है विस्तृत उत्तरी प्रश्न, जो कि इसमें 7वां प्रश्न है। मनुष्य में मादा जननतंत्र का वर्णन कीजिए। चलिए इसको आपको हम बता देते हैं। मानव जननतंत्र कुछ इस प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ योनि होता है, यहाँ ग्रीवा नाल, यहाँ गर्भाशय ग्रीवा, यहाँ परिगर्भाशय, यहाँ गर्भाशय पेशकर, यहाँ गर्भाशय अंतः स्तर होता है, यहाँ दिव्य ग्रंथि यानी कि अंडाशय होता है, यहाँ झिल्ली होता है, यहाँ कीप होता है, यहाँ एनमुला होता है, यहाँ पे आपका देखिए श्रीक्रीड़ा स्थलम होता है जो कि अंडा, ये सब पूरा आपका अंडवाहिनी नालिका के अंतर्गत आता है। यहाँ गर्भाशय बुद्ध या फंडन होता है, यहाँ गर्भाशय गुहा होता है। ये हो गया उसका मानव जनतंत्र का पूरा वर्णन। आपको ऐसे वहाँ पे चित्र भी बनाना पड़ेगा, आप इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसका वर्णन भी आपको यहाँ पे करने के लिए बोला है। इसको चलिए आपको वर्णन करके हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा वर्णन करना पड़ेगा। पहला है प्राथमिक जनन अंग, जो कि अंडाशय स्त्री के प्राथमिक अंग जनन अंग होते हैं। अब अंडाशय के बारे में बताना पड़ेगा। यह एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में स्थित होता है। अंडाशय वृक्क के समीप मीसोवेरियम द्वारा उदर गुहा से जुड़े होते हैं और अंडशयी लिंगामेंट्स द्वारा गर्भाशय से जुड़े होते हैं। अंडाशय ठोस होते हैं। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, नोट्स लिख लीजिएगा आप लोग। अंडाशय की सतह पर छोटे दोनों ओर उभर दिखाई देते हैं, जिन्हें ग्राफियन पुटिकाएं कहते हैं। अगला, ग्राफियन पुटिकाओं में अंडाणु बनते हैं और पुटिका से ही एस्ट्रोज व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। अगला है सहायक जनन अंग। ये जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। इनमें सहायता नलिकाएं व सहायता ग्रंथियां शामिल हैं। सहायता नलिकाएं देखिए अंडवाहिनी होते हैं, गर्भाशय व योनि। पहला हो जाएगा अंडवाहिनी। प्रत्येक अंडवाहिनी पतली कुंठलित लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला हो जाएगा प्रारंभिक भाग जो कि फिब्रिटियम कीप होता है। दूसरा हो जाएगा मध्य भाग जो कि फैलोपियन नालिका होता है। तीसरा होगा अंतिम भाग जो कि इस्थमस कहलाता है। दूसरा हो जाएगा गर्भाशय, जो दोनों ओर फैलोपियन नलिकाएं संयुक्त होकर गर्भाशय का निर्माण करती है। गर्भाशय चौड़े थैलेमुना होता है। इसकी भित्ति मोटी व पेशीयुक्त होती है। तीसरा हो जाएगा योनि। यह लगभग 8 सेंटीमीटर नलिकारूपी पेशीय रचना होती है। योनि मादा जनन छिद्र द्वारा शरीर के बाहर खुलती है। योनि का जन नाल भी कहते हैं, बर्थ कैनल भी। सहायक जनन ग्रंथियां, इनमें इस ग्रंथियों का स्राव जन्म प्रक्रिया में सहायता करता है। पहला स्तन ग्रंथियां, दूसरा बार्थोलिन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां में शिशु को पोष हेतु दुग्ध का निर्माण होता है। ये एक जोड़ी ग्रंथियों में योनि के पार्श्व में स्थित होती है। ये बार्थोलिन ग्रंथियां हैं। अब उसके बाद देखिए अथवा करके विस्तृत उत्तरी प्रश्न में आपका अथवा करके प्रश्न रहेगा, जो कि आप वो कीजिए, या तो यहाँ पे दिया है पुष्प पादक में निषेचन प्रश्न घटनाओं की व्याख्या कीजिए। दोनों में से आपको एक करना है। तो देखिए मानव जनतंत्र के बारे में हमने आपको बता दिया। 8वां प्रश्न है वंशागति के गुणसूत्र का सिद्धांत लिखिए। अथवा यहाँ पे करके दिया है, या तो ये प्रश्न आप कीजिए या तो ये प्रश्न कीजिए। दोनों में से आपको एक प्रश्न यहाँ पे करना होता है। 9वां प्रश्न है क्या RDNA तकनीकी पर एक निबंध लिखिए। यहाँ भी अथवा करके दिया है, या तो आप इसको कीजिए या तो आप इसको कीजिए। दोनों में से आपको एक यहाँ पे करना होगा। अगर आप लोग इस वीडियो पे 100 प्लस कमेंट अगर आप लोग इस वीडियो पे कर देते हैं तो विस्तृत उत्तरी प्रश्न और लघु उत्तरी प्रश्न कल तक आपको मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर कीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।